हेलो, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग एंड गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। कैसे हो आप सभी? मैम हम सब एकदम बढ़िया है। आप बताइए जी। हमारी लाइफ में भी एकदम मौज बहार चल रहा है। देखो, मैं खुद से आंसर्स कर देती हूँ, फिर बच्चे बोलते हैं मैम सच्ची बता रहे हैं। कुछ बच्चे बोलते हैं हालांकि सबने कि मैम कहाँ कुछ अच्छा चलता है। देखो, पॉजिटिव सोचो, पॉजिटिव रहो, लाइफ में सब कुछ अच्छा होता चला जाएगा। जब आप खुद ही नेगेटिव सोच के बैठ जाओगे तो फिर कहाँ से कुछ अच्छा होगा। तो पॉजिटिव सोचो एंड पॉजिटिव सोचो। चलिए जी, कैपिटल गेन पर 9 लेक्चर्स हम ऑलरेडी दे चुके हैं। 9 लेक्चर्स करके हमने कैपिटल गेन को पूरा खत्म कर दिया। अब यहाँ पर मैं स्टार्ट करने जा रही हूँ एक नया चैप्टर, एक नए दिन के साथ। आज चैप्टर होगा इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। कैपिटल गेन सबका बहुत अच्छे से हो गया होगा। क्वेश्चन की फाइल टेलीग्राम पर मिल जाएगी। हालांकि टेलीग्राम पर डालने की जरूरत नहीं है, चलो फिर भी डाल दूंगी कुछ स्टूडेंट्स के लिए। जो मेरे स्टूडेंट्स हैं, क्लासरूम स्टूडेंट्स हैं, उन पे टॉपर्स की बुक अवेलेबल होगी, वो वहीं से कैपिटल गेन के क्वेश्चन सारे कीजिएगा। चलो, कोई भी डाउट हो तो पूछ लीजिएगा मैसेज में। आप सबको मेरा ऑफिशियल नंबर मिला हुआ है, नहीं मिला हुआ तो टेलीग्राम पर अवेलेबल है, वहां से ले लीजिएगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। क्या करेंगे मैम? आज हम पढ़ेंगे एक बड़ा ही ब्यूटीफुल, बहुत ही इंटरेस्टिंग एंड बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर जिसका नेम है इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। ओ वाओ मैम, मतलब आज तो कुछ डिफरेंट स्टार्ट होने वाला है ना। जी हाँ, जब जब डिफरेंट स्टार्ट होता है तब तब आप सब क्या सोचते हो, अब तो हम इतिहास रचेंगे। इस बार प्लीज रच देना, इस बार साथ साथ पढ़ना, कोई भी क्लास डिले मत करना, साथ साथ पढ़ो, साथ साथ आगे बढ़ो। चलिए करें स्टार्ट। जी मैम, करिए स्टार्ट। अच्छा, एक बात और सुन लीजिए, जीएसटी की रिवीजन क्लासेस, पॉकेट समरी रिवीजन क्लासेस, नॉट नॉर्मल रिवीजन क्लासेस, पॉकेट समरी रिवीजन क्लासेस अब आना शुरू हो गई हैं। कल से आना शुरू हो गई थी। कल एक क्लास आ चुकी है, आज एक और क्लास आएगी। इस तरह से पूरा जीएसटी देखना कितने बढ़िया शब्दों में और कितने कम टाइम में खत्म हो जाएगा विद ऑल इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स। तो जो बच्चा वहां से क्लास नहीं कर रहा, प्लीज जीएसटी की समरी क्लास जरूर देखो। बहुत अच्छा फीडबैक आ रहा है, बहुत इफेक्टिव जा रही है, बहुत ही ज्यादा इफेक्टिव जा रही है। बिलीव मी, उनके नोट्स टेलीग्राम पर अवेलेबल हैं और वो कोई ऐसे वैसे प्रिंटेड नोट्स नहीं है, वो हैंड नोट्स हैं, वो हैंड नोट्स हैं, हाथों से बनाए गए सुंदर नोट्स हैं। तो प्लीज उनको फॉलो करो, उनको पढ़ो, और कुछ आपको डाउट हो तो मेरे से मैसेज में पूछ लेना। कभी नहीं बोलती थी, एक चीज और बोल रही हूँ कि क्लासेस को शेयर कर देना। जो रिवीजन क्लासेस हैं उनको तो प्लीज जरूर शेयर करना। इन मेन क्लासेस को एक बार को नहीं शेयर करोगे चलेगा, क्योंकि जिनको पढ़ना होगा वो पढ़ लेंगे, लेकिन रिवीजन क्लास से क्या होगा, जो एक बार उनको पढ़ लेगा पेपर के लिए टू मच इंपॉर्टेंट है, बहुत हेल्प हो जाएगी। प्लीज प्लीज प्लीज, जो बच्चा सच में पढ़ना चाहता है बट उस पर पढ़ने का सोर्स नहीं है, उसको रिवीजन क्लास मेरी जरूर प्रोवाइड कर देना, उससे शेयर कर देना, अपने फ्रेंड से शेयर कर लेना, जो भी कोई हो उससे जरूर शेयर कर लेना। बहुत हेल्पफुल क्लासेस है, इसलिए इतना फोर्स कर रही हूँ, क्लासेस को शेयर करना जरूरी है। टेलीग्राम पर फॉलो कर लेना, इन्फॉर्मेशन मिलती रहती है। लिंक्डइन पर फॉलो कर लेना, फेसबुक पर फॉलो कर लेना, और भी बहुत सारी जगह है जहां जहां मैं टाइम टू टाइम अपडेशंस डालती रहती हूँ। कहीं ना कहीं से तो आप कनेक्ट हो ही जाओगे, कहीं ना कहीं से तो इन्फॉर्मेशन मिल ही जाएगी। चलिए अब कर देते हैं स्टार्ट अपना काम। क्या करेंगे इस चैप्टर में? देखो, आपने अभी तक क्या पढ़ा, आ जाइए मेरे साथ वर्किंग नोट्स पर कि आपने अभी तक क्या पढ़ा। मैम, अभी तक हमने पढ़ा था, सबसे पहले हमने सैलरी हेड खत्म किया था। क्या खत्म किया था? सैलरी हेड। देखो, सैलरी हेड पर ज्यादा लेक्चर नहीं लगे थे, 5 to 6 लगे थे। ठीक है जी। जी मैम, सैलरी हेड हमने पूरा खत्म किया। सैलरी हेड में आप सबको पता है कि कौन सी इनकम टैक्सेबल होती है। एक एम्प्लॉय को जो भी मिलता है उसके एम्प्लॉयर से वो सैलरी हेड में टैक्सेबल हो जाता है। आफ्टर देन हमने पीजीबीपी किया। पीजीबीपी में क्या टैक्सेबल होता है? एक बिजनेस की इनकम पीजीबीपी हेड में टैक्सेबल हो रही थी। अगर मैं कोई बिजनेस कर रही हूँ या फिर मैं कोई प्रोफेशन चला रही हूँ तो मेरे को जो भी इनकम हो रही है वो मेरी पीजीबीपी हेड में टैक्सेबल हो जाएगी। आफ्टर देन व्हाट आई डिड, हमने क्या किया था बताइए जल्दी से। मैम, इसके बाद हमने किया था कैपिटल गेन। कैपिटल गेन में हमने क्या किया था, जो भी आप कैपिटल एसेट को बेचते हो उसके बेचने से जो भी इनकम अराइज होती है वो कैपिटल गेन हेड में टैक्सेबल हो जाती है। अब 2 हेड बचे हैं। एक हेड बचा है हमारा रेंटल इनकम्स। क्या बचा हुआ है? एक हेड रेंटल इनकम्स, मैं यहाँ पर लिख दे रही हूँ, रेंटल इनकम एक हेड हमारा बचा हुआ है।
रेंटल इनकम मतलब कि हाउस प्रॉपर्टी से, जो आपकी रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी होती है उसको अगर आप रेंट पर देते हो तो जो आपको रेंटल इनकम मिलती है, क्या वो सैलरी इनकम है? नो मैम, रेंट इज नॉट अ सैलरी, रेंट इज ऑल्सो नॉट अ बिजनेस इनकम। रेंट मैंने किससे बोला? रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी से। रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी से अगर आपको रेंट मिल रहा है तो क्या रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी आपका बिजनेस है? नो मैम। लेकिन वहां से रेंटल इनकम हो रही है तो क्या पीजीबीपी में टैक्स कर पाएंगे? नो मैम। लेकिन सपोज करो आपका बिजनेस ही चीजों को रेंट पे देने का हो, तो आपका बिजनेस ही यही है कि आप फ्लैट वगैरह को, किसी भी चीज को रेंट पर देते हो, तब तो वो बिजनेस हेड में टैक्सेबल हो जाएगा पीजीबीपी के अंडर। लेकिन आपकी प्रॉपर्टी है, रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी है, फिर आप उसको रेंट पर दे रहे हो, तो कौन से हेड में टैक्सेबल होगी? हाउस प्रॉपर्टी हेड में टैक्सेबल होगी। तो अब आपको वेरी मच क्लियर है, मैं ऐसा समझती हूँ कि हाउस प्रॉपर्टी हेड एक सेपरेट हेड है जहां पर सिर्फ और सिर्फ कैसी इनकम टैक्सेबल होंगी? रेंटल इनकम। लेकिन अगर आप प्रॉपर्टी को बेचोगे, कोई इनकम अराइज होती है, तो कौन से हेड में टैक्सेबल हो जाएगी? कैपिटल गेन हेड। तो ये 4 टोटल हेड्स हैं जिसमें से हम 3 पढ़ चुके हैं। एक हमारा रहता है अभी रेंटल वाला, और एक हमारा रेजिडुअल हेड है जिसका नाम है इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। रेजिडुअल हेड है, ये कैसा हेड है? रेजिडुअल। जो इनकम सैलरी में टैक्सेबल नहीं होगी, जो इनकम पीजीबीपी में टैक्सेबल नहीं होगी, जो इनकम कैपिटल गेन में टैक्सेबल नहीं होगी, और जो इनकम रेंटल ऑफ प्रॉपर्टी मतलब कि हाउस, हाँ, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी हेड में टैक्सेबल नहीं होगी, वो इनकम हमारी कहाँ पर टैक्सेबल हो जाएगी? वो इनकम टैक्सेबल होगी इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। बात समझ आई? पक्की पक्की बात समझ आ रही है मैम, मजा ही आ गया। सुनिए, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में क्या क्या आएगा? अगर मान लो आपको कोई इंटरेस्ट इनकम हो रही है, आपने बैंक में पैसा डिपॉजिट कर रखा है, आपने फिक्स डिपॉजिट कर रखा है, फिक्स डिपॉजिट पे आपको इंटरेस्ट मिल रहा है, क्या वो इंटरेस्ट आपका सैलरी है? नो। क्या वो इंटरेस्ट आपका पीजीबीपी में जाएगा? नो। वो कोई बिजनेस थोड़ी है। क्या वो कैपिटल गेन है? नो। क्या वो हाउस प्रॉपर्टी से रेंट आ रहा है? नो। तो बताइए अब वो इंटरेस्ट कहाँ टैक्सेबल होना चाहिए? उसके लिए जो 4 स्पेसिफिक हेड है वहां तो कोई जगह ही नहीं है, यानी कि 4 हेड्स तो अपने अंदर से उसे निकाल के बाहर फेंक रहे हैं। कोई हेड तो ऐसा होगा जो उसको एक्सेप्ट करेगा? बिल्कुल मैम करेगा। तो IOS, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज, इसके अंदर वो इनकम पर्टिकुलर टैक्सेबल हो जाएगी। और एग्जाम्पल तो मैम सच्ची बता रहे हैं, बड़ा मजा आ रहा है सुनने में, एकदम चीजें क्लियर कट समझ आ रही हैं। क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए मैम, क्रिस्टल क्लियर हो रहा है। देखो फिर से बोल रही हूँ, जीएसटी की समरी क्लासेस बिल्कुल भी मिस मत कर देना। फिर से बोल रही हूँ, बिल्कुल भी मिस मत कर देना। जो नोट्स हैं रामबाण है, बहुत मेहनत से बनाए गए हैं, रातों की मेहनत लगी है, इसीलिए इतनी बार बोल रही हूँ। जब हम आपके लिए कुछ कर रहे हैं तो आप उसको देखिए, आप उसको पढ़िए, आपके लिए करा गया है, कोई उसमें सेल्फ मोटो नहीं है। हमारा काम है चीजें आप तक पहुंचाना, बढ़िया चीजें आप तक पहुंचाना। हालांकि पहुंचा तो बहुत रहे होंगे, बहुत पहुंचाते हैं, बट बढ़िया चीजें कौन पहुंचाता है वो चीज मैटर करती है बच्चों के लिए। अब जो चीजें बढ़िया फॉर्म में अगर आपको मिल जाए, जो एज इट इज एग्जाम में चीजें जहां से लिखी हुई नजर आएंगी, वो कंटेंट आपके हाथ में है, तो फिर घबराने की कोई टेंशन नहीं है। उसको अच्छे से पढ़ो, 3-4 बार पढ़ लेना, बहुत मजा आ जाएगा, बहुत हेल्पफुल है, बिलीव मी। चलिए करें बड़े आगे जी मैम, आगे बढ़ जाइए और बताइए कौन सी इनकम और आ सकती है यहाँ पर मैम? और इनकम यहाँ पर आ सकती है अगर आपको लॉटरी से कोई इनकम हो रही है, विनिंग फ्रॉम लॉटरीज, क्रॉसवर्ड पजल्स, हॉर्स रेसिंग, बेसिकली एबनॉर्मल इनकम की यहाँ पर बात हो रही है, स्पेशल इनकम की यहाँ पर बात हो रही है। अगर सट्टाबाजी से आपको कोई इनकम हो रही है तो वो इनकम भी आपकी यहीं पे टैक्सेबल होगी। चलिए और बताइए कैसे कैसे एग्जाम्पल्स हो सकते हैं मैम? अगर इंटरेस्ट मिल रहा हो सेविंग बैंक पर तो वो भी यहीं पे टैक्सेबल होगा। जी बिल्कुल होगा, क्योंकि ये जो इंटरेस्ट ऑन सेविंग बैंक है, ना ये पीजीबीपी में जाता, ना ये सैलरी इनकम है, ना ये कैपिटल गेन इनकम है, ना ये हाउस प्रॉपर्टी इनकम है। कहाँ पर टैक्सेबल होगा? IOS में। तो इसी तरह से आपको माइंड लगाना है। चलो 4 हेड में जो चीज टैक्सेबल नहीं होगी वो यहाँ टैक्सेबल होगी, आप जानते हो। समझो, सोचो, सुनो। कंपनी अपने शेयर होल्डर को डिविडेंड बांटती है, यस। तो जब शेयर होल्डर को डिविडेंड मिलता है तो शेयर होल्डर की इनकम होती है कि नहीं? यस। तो वो इनकम शेयर होल्डर के हैंड्स में टैक्सेबल होगी कि नहीं? इसी हेड में टैक्सेबल होगी।
लॉ मेकर ने एक चीज और बोली है, मैं अभी क्लियर कट आपको करूंगी, हालांकि उस पर डिटेल पढ़ेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। डिविडेंड का मतलब, डिविडेंड पे तो इनकम टैक्स जो बनेगा वो इस हेड में निकलेगा। अगर आप कोई भी इनकम बांट रहे हो अदर देन डिविडेंड के नाम से, जैसे कि डिविडेंड का मतलब डिविडेंड इनकम तो टैक्सेबल होगी ही, प्लस डीम्ड डिविडेंड अगर है तो वो भी टैक्सेबल होगा, डीम्ड डिविडेंड को भी डिविडेंड माना गया है, प्लस इंटरिम डिविडेंड होगा तो उसको भी डिविडेंड माना गया है, वो भी यहाँ पर टैक्सेबल हो जाएगा। अगर कोई फाइनल डिविडेंड है, किसी भी नाम से डिविडेंड है, वो सब डिविडेंड है, डिविडेंड के नाम से यहाँ पर वो टैक्सेबल हो जाएंगे। बात समझ आ रही है कि नहीं? मैम ये डीम डिविडेंड को यहाँ पर टैक्सेबल क्यों किया, इसका क्या मतलब है, एक बार इस चीज को गाइड कर दो तो हमें भी थोड़ी चीजें समझ आए। देखो होता क्या है, एक कंपनी है, ये कंपनी अपने शेयर होल्डर्स को डिविडेंड बांटती है कि नहीं? जब ये कंपनी अपने शेयर होल्डर को डिविडेंड बांट रही है तो लॉ कहता है कि उस टाइम में कंपनी के ऊपर डीडीटी लग जाता है, डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स एंड कॉर्पोरेट डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स। कंपनी को डीडीटी और सीडीटी भरना पड़ता है डिविडेंड बांटते टाइम। सपोज कंपनी की इनकम 1 करोड़ रुपए है तो 1 करोड़ के ऊपर स्लैब के थ्रू जो इनकम टैक्स बनेगा वो तो कंपनी भरेगी, प्लस मान लो अगर कंपनी 1 लाख रुपए का डिविडेंड बांट रही है तो इस 1 लाख रुपए पर कंपनी डीडीटी भी भरेगी इन एडिशन टू दैट टैक्स। होता क्या है, फिर कंपनी बोलती है अरे जब मैं ये डिविडेंड बांट रही हूँ तो मेरे ऊपर डीडीटी लगता है, काम करो शेयर होल्डर, मैं आपको डिविडेंड के नाम से नहीं दे रही, एसेट के नाम से पैसा ले लो, बेनिफिट के नाम से पैसा ले लो, लोन के नाम पे पैसा ले लो। माय गॉड, लोन के नाम पे भी पैसा दे देते हैं क्या? जी हाँ, किसी भी नाम से पैसा दे देते हैं और ये डीडीटी और सीडीटी भरने से बच जाते हैं। उस केस में डिपार्टमेंट बोलता है, गवर्नमेंट बोलती है कि हे कंपनी, हम आपको बचने नहीं देंगे, आप किसी अदर नेम से अपने शेयर होल्डर में पैसा बांट रहे हो, उस पैसे को हम डिविडेंड का नाम तो नहीं दे सकते क्योंकि वो डिविडेंड नहीं है पर डिविडेंड जैसा है, इसलिए हम उसको डीम डिविडेंड का नाम दे देते हैं और उसको यहाँ पर टैक्सेबल करेंगे। हालांकि कंपनी की इंटेंशन सही नहीं है, उस पैसे के पीछे कंपनी डिविडेंड ही बांटना चाहती, बट डीडीटी से बचने की वजह से कंपनी क्या बांट रही है, अदर इनकम के नाम से उस पैसे को बांट रही है, तो उस पे क्या लग जाएगा आप बताओ? ये इनकम टैक्स में टैक्सेबल होगी कि नहीं होगी? बिल्कुल होगी। कौन से हेड में वो इनकम टैक्सेबल होगी? IOS में टैक्सेबल होगी। बात समझ आई कि नहीं? जी मैम। अब जब मैं आपको पढ़ाऊंगी एक सेक्शन आएगा 222A, 222B, 222C, 222D एंड 222E। इनके अंडर में मैं आपको बताऊंगी कि कब इनकम एसेट के नाम से बांटी जा रही है, कब बेनिफिट के नाम से, कब बांटी जा रही है लोन के नाम से, कब किसी अदर नाम से। कंपनी किसी भी नाम से बांट दे वो है डिविडेंड, लेकिन गवर्नमेंट उसको बोलती है हम इसे डीम डिविडेंड मानेंगे और उसको भी यहाँ पे टैक्सेबल करेंगे। आ जाइए बुक में अब। तो ये जो चैप्टर है हमारा इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज, इसके अंदर हम सेक्शन पढ़ेंगे सेक्शन 50 to 69। सबसे पहले सेक्शन नंबर 56 जो कि चार्जिंग सेक्शन की बात करेगा, सेक्शन 57 कि जब भी आप पर्टिकुलर हेड में इनकम कैलकुलेट करते हो तो आपको कुछ डिडक्शंस मिलती हैं। सिमिलरली IOS में आपको क्या क्या डिडक्शन मिलेगी वो यहाँ बताया जाएगा। कौन कौन सा अमाउंट डिडक्टेबल होगा वो 58 में, नॉट डिडक्टेबल की कौन कौन सी अमाउंट की एग्जम्पशन आपको नहीं मिलेगी वो 59 में बताया जाएगा। कुछ ऐसी इनकम होंगी जिन पे डीमिंग सेक्शन लगेगा और वो भी IOS में टैक्सेबल हो जाएंगी। डीम डिविडेंड भी यहाँ पर टैक्सेबल होगा। इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटी, आपको डिवेंचर पर इंटरेस्ट मिल रहा है वो भी यहाँ टैक्सेबल होगा। बॉन्ड वॉशिंग ट्रांजेक्शन की बातें करेंगे। लॉटरीज, क्रॉसवर्ड पजल से जो भी आपको इनकम हो रही है उस पर कुछ स्पेशल टैक्स रेट लगेंगे। हैं स्पेशल लगेंगे क्या मैम? हाँ, आपने पढ़ा था ना जब मैंने कैपिटल गेन का चैप्टर पढ़ाया था तो वहाँ पे भी सारे सेम रेट नहीं होते थे। कैपिटल गेन पर अलग रेट था, स्लैब नहीं लगता था। शॉर्ट टर्म पर अलग रेट था, लॉन्ग टर्म पर अलग रेट था, स्लैब नहीं लगता था। सेम यहाँ पर भी है कि इनके लिए भी एक अलग स्पेशल रेट है। अकाउंटिंग के मेथड की हम बातें करेंगे। सबसे पहले पढ़ते हैं चार्जिंग सेक्शन। चार्जिंग सेक्शन बोलता है कि कोई भी इनकम
जो कि कहीं भी टैक्सेबल नहीं हुई वो इस हेड में टैक्सेबल हो जाएगी। मतलब कि कोई इनकम होनी चाहिए, वो इनकम एग्जैम्प्ट इनकम नहीं होनी चाहिए, प्लस वो इनकम कहीं और पहले 4 हेड्स में टैक्सेबल नहीं हुई है तो फिर वो इस रेजिडरी हेड में टैक्सेबल हो जाएगी। अब इन्होंने कुछ एग्जांपल्स दिए कि इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटी यहाँ टैक्सेबल होगा, विनिंग फ्रॉम लॉटरीज यहाँ पर टैक्सेबल होगा, हॉर्स रेस से अगर आपको कोई इनकम आ रही है यहाँ टैक्सेबल होगी, कार्ड गेम से कोई इनकम आ रही है यहाँ टैक्सेबल होगी, आपको डिविडेंड मिल रहा है यहाँ टैक्सेबल होगा, रेंटल इनकम फ्रॉम मशीनरी। ध्यान से सुनो, कुछ समझाते हो। आप सबको पता है अगर आप हाउस प्रॉपर्टी रेंट पर देते हो जो कि रेजिडेंशियल नेचर की होती है तो वो इनकम कहाँ जाती है, हाउस प्रॉपर्टी एक्ट में। अगर आप प्लांट एंड मशीनरी रेंट पर दे रहे हो और आपका बिजनेस है ऐसा करने का तो वो इनकम कहाँ टैक्सेबल होगी, पीजीबीपी में। लेकिन कभी कभी फॉर द टाइम बिंग आपने क्या किया, प्लांट एंड मशीनरी को रेंट पर दे दिया, ये आपका बिजनेस नहीं है तो इस केस में इनकम कहाँ टैक्सेबल होगी, आईओएस में। सिमिलरली आपने क्या किया, प्लांट एंड मशीनरी को बिल्डिंग के साथ रेंट पर दे दिया और ऐसा करने का आपका बिजनेस है तो पीजीबीपी में टैक्सेबल होगा, बट बिजनेस नहीं है तो यहाँ टैक्सेबल हो जाएगा। फैमिली पेंशन यहाँ पर टैक्सेबल हो जाएगी। आपकी कीमेन इंश्योरेंस पॉलिसी अगर वो पीजीबीपी में टैक्सेबल नहीं हुई तो यहाँ टैक्सेबल हो जाएगी। गिफ्ट अगर आपको नॉन रिलेटिव से मिला है 50,000 रुपये से ज़्यादा का तो वो यहाँ टैक्सेबल हो जाएगा। सपोज आपके फ्रेंड ने आपको वॉच गिफ्ट कर दी 1 लाख रुपए की, फ्रेंड रिलेटिव की डेफिनेशन में फॉल नहीं करते, गिफ्ट 50,000 रुपये से ज़्यादा है तो वो यहाँ टैक्सेबल हो जाएगा। इंटरेस्ट ऑन कंपनसेशन, इनहांस कंपनसेशन, मैंने आपको पढ़ाया था, क्या पढ़ाया था कि जब भी कंपनी जब भी कंपनी कैपिटल गेन में पढ़ाया था कंपलसरी एक्विजिशन करती है। एग्जांपल दिया था ना, मेट्रो का प्रोजेक्ट बन रहा था, बीच में बिल्डिंग्स थी, इन बिल्डिंग्स को कंपलसरी एक्वायर किया गया मेट्रो के द्वारा। तो ये जिनकी जो भी बिल्डिंग्स थी, बिल्डिंग ऑनर्स जो थे, इनको क्या दिया गया, कंपनसेशन दिया गया। हो सकता है इनको कंपनसेशन दिया गया हो, बाद में इनको और ज़्यादा कंपनसेशन दिया गया हो, इनहांस कंपनसेशन दिया गया हो, तो ये कंपनसेशन तो इनको मिलता है। अब सपोज करो गवर्नमेंट ने डिसाइड किया कि इनको 2018 में कंपनसेशन देंगे, लेकिन 2018 में कंपनसेशन नहीं दे पाई, गवर्नमेंट ने कंपनसेशन दिया 2020 में, तो इस पीरियड का जो भी इंटरेस्ट रहा होगा वो इंटरेस्ट कहाँ पर टैक्सेबल होगा, पीजीबीपी में, आईओएस में। एडवांस मनी फॉरफिटेड, आप कोई घर खरीदने जा रहे हो, आप जब भी कोई घर खरीदते हो आप बयाना देते हो, एडवांस देते हो कि नहीं, हाँ। लेकिन बाद में अगर आप घर खरीदने से मना कर देते हो तो जो एडवांस मनी होता है वो आपका फॉरफिट कर लिया जाता है उस ऑनर के द्वारा, यस। तो वो ऑनर के लिए जो एडवांस जो बयाना लिया गया था वो क्या था, इनकम हो गई और वो इनकम आईओएस हेड में टैक्सेबल हो जाएगी। आइए आगे बढ़ते हैं। अब पढ़ते हैं टैक्सेबिलिटी ऑफ डिविडेंड के बारे में। आप सब जानते हो डिविडेंड के बारे में कि जो डिविडेंड होता है वो हमारा टैक्सेबल आईओएस हेड में हो जाता है। लेकिन मैंने डिविडेंड के बारे में आपको क्या बताया कि डिविडेंड का मतलब क्या होता है। डिविडेंड का मतलब डिविडेंड होता है, डीम्ड डिविडेंड होता है, और बताइए मैम डीम्ड डिविडेंड होता है, और बताइए इंटरिम डिविडेंड भी क्या डिविडेंड होता है, जी हाँ होता है। तो ये जो डिविडेंड होता है, नॉर्मल डिविडेंड वो डिविडेंड होता है जो कि एजीएम में अनाउंस किया जाता है, एनुअल जनरल मीटिंग में। इंटरिम डिविडेंड ड्यूरिंग द ईयर अनाउंस कर दिया जाता है, मिड ऑफ द ईयर अनाउंस कर दिया जाता है। डीम डिविडेंड मैं आपको पढ़ाऊंगी पर्टिकुलर 222A, 222B, 222C, 222D, ये मैं आपको सेक्शंस कराऊंगी, 222E। ये पर्टिकुलर सेक्शंस जब मैं आपको पढ़ाऊंगी तो इन सेक्शन में जो भी अमाउंट कंपनी के द्वारा बांटा जा रहा होगा किसी भी रूप में, आप देखोगे कहीं पे एज अ लोन बांटा जा रहा होगा, कहीं पे एज अ प्रॉफिट बांटा जा रहा होगा, कहीं पे एसेट के रूप में बांटा जा रहा होगा। क्यों बांटा जा रहा होगा सारा लॉजिक बताऊंगी। लेकिन हमें गवर्नमेंट ने ये बोल दिया कि हे कंपनी, आप अमाउंट को किसी भी नाम से बांटो, हम तो उसको डिविडेंड मानेंगे। मैम ऐसा क्यों हो रहा होगा, लगे हाथ एक बार बताइए। तो देखो होता क्या है, सुनो। ये है एक कंपनी, ये कंपनी जब भी डिविडेंड बांटेगी तो इस कंपनी को डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स भरना पड़ता है। डिविडेंड के ऊपर डीडीटी भरना पड़ता है। क्या भरना पड़ता है, डीडीटी भरना पड़ता है, डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स। तो होता क्या है, ये कंपनी अगर एज अ डिविडेंड बांटेगी तो इसके ऊपर क्या लगेगा, डीडीटी। कंपनी ने लॉ का लूप होल निकाला और कंपनी ने बोला एक काम करते हैं, हम इस अमाउंट को डिविडेंड के नाम से ही नहीं बांट रहे। हम बोल देंगे कि हम तो कंपनी की एसेट्स बांट रहे हैं, हम बोल देंगे हम तो
एस कंपनी एस शेयर होल्डर्स को लोन दे रही है, क्या दे रही है, लोन दे रही है। हम बोल देंगे कि हम तो बेनिफिट बांट रहे हैं, मतलब हम किसी भी नाम से बांट देंगे, हम डिविडेंड के नाम से नहीं बांटेंगे, क्योंकि अगर डिविडेंड के नाम से बांटते हैं तो कंपनी के ऊपर डीडीटी लगता है। तो इस डीडीटी से बचने के लिए कंपनी ने अलग अलग नाम ढूंढे। गवर्नमेंट की आंखें खुली, गवर्नमेंट ने देखा ओ ये सब कुछ किया जा रहा है, तो गवर्नमेंट ने क्या किया, इन सभी ट्रांजैक्शन को, डिविडेंड तो बोल नहीं सकते क्योंकि डिविडेंड तो अलग चीज होती है, इन सभी ट्रांजैक्शन को नाम दे दिया डीम्ड डिविडेंड, कि ये डिविडेंड नहीं है, लेकिन हम जानते हैं कि कंपनी डीडीटी बचाने के लिए डिविडेंड को अदर नाम से बांट रही है। बट कंपनी से गवर्नमेंट ऐसा थोड़ी ना बोलेगी, नहीं जी नहीं, ये डिविडेंड नहीं है डिविडेंड, ये बात गवर्नमेंट जानती है, बात कंपनी जानता है, बट सामने सामने क्लियर नहीं कोई कर रहा है। तो गवर्नमेंट ने बोला ठीक है जी, ठीक है कंपनी, आप जो भी उसको नाम दो, लेकिन हम तो उसको डिविडेंड के जैसा ही मानेंगे, और जो हरकत डिविडेंड के साथ होती है वही हरकत इसके साथ भी की जाएगी, मतलब डीडीटी तो अब भी लगेगा। चलो, तो जब भी कंपनी डिविडेंड बांटती है तो सामने वाले पर्सन के लिए तो वो इनकम होती है कि नहीं, यस। सामने वाले के हैंड्स में टैक्सेबल होगी कि नहीं, यस। कहाँ पर टैक्सेबल होगी, आईओएस हेड में। आ जाओ वापस। मैम ये 222 ABC अभी भी पढ़ाओगे, धीरे धीरे पढ़ेंगे, आज की क्लास में नहीं, नेक्स्ट क्लास में वो टॉपिक आएगा। नॉर्मल डिविडेंड की बातें करते हैं, लेकिन आपको बस ये पता है ना अभी कि डीम डिविडेंड डिविडेंड जैसा होता है, उसके पीछे कंपनी की इंटेंशन अच्छी नहीं होती है, लेकिन गवर्नमेंट उस इंटेंशन को बाहर निकाल देता है और उसको डिविडेंड का नाम दे देता है। नॉर्मल डिविडेंड वो होता है जो कि एजीएम में डिक्लेयर किया जाता है। ठीक है मैम, चलिए मैम अब ये बताइए कि डिविडेंड एजीएम में डिक्लेयर होता है शेयर होल्डर को, फिर उसके बाद बांटा जाता है। किस ईयर में इसको शेयर होल्डर की इनकम बनाया जाए, डिक्लेयरिंग ईयर में या फिर जिस ईयर में शेयर होल्डर को रिसीव हुआ। तो पढ़ो, यहाँ पे क्लियर कट लिखा है, ये जो नॉर्मल डिविडेंड होता है जो कि डिक्लेयर होता है एजीएम में, इज ट्रीटेड एज अ इनकम ऑफ द प्रीवियस ईयर इन विच इट इज डिक्लेयर्ड। जिस ईयर में इसको डिक्लेयर किया गया है उसी ईयर में इसको इनकम बनाया जाएगा। ये जो एग्जाम्पल है, ये एग्जाम्पल आप होमवर्क में पढ़ना, मैं ऐसे ही आपको बता रही हूँ। ए लिमिटेड थे, उन्होंने एजीएम में डिक्लेयर किया डिविडेंड 1920 ईयर में, लेकिन 1920 ईयर में उन्होंने डिविडेंड बांटा नहीं। इसका मतलब कौन से ईयर में डिविडेंड टैक्सेबल हो जाएगा मैम, 1920 में टैक्सेबल हो जाएगा। नेक्स्ट, डीम डिविडेंड आप सब जानते हो, सेक्शन नंबर 222 की सीरीज है, ABCDE। इनके नाम में जो भी कंपनी बांट रही है इनके नाम से उसको क्या बोला जाता है, डीम डिविडेंड। क्या बोला जाता है, डीम डिविडेंड। तो डीम डिविडेंड भी टैक्सेबल होगा जी, होगा। डीम डिविडेंड अंडर सेक्शन 222 इज ट्रीटेड एज अ इनकम ऑफ द प्रीवियस ईयर इन विच इट इज डिस्ट्रीब्यूटेड और पेड। जिस ईयर में इसको डिस्ट्रीब्यूट किया गया है, जिस ईयर में इसको पे किया गया है, उस ईयर में टैक्सेबल होगा। Interim dividend is treated as income of the previous year in which unconditionally made available by the company for the shareholder। जिस ईयर में कंपनी ने बोला कि हम आपको डिविडेंड बांट देंगे, उसी ईयर में ये टैक्सेबल हो जाएगा। तो इसका ये एग्जाम्पल है, ये आप होमवर्क में रीड कीजिएगा। स्टिल मैं आपको समझाऊंगी कि हुआ क्या था। यहाँ पर कंपनी ने 31 जनवरी 2020 यानी कि कौन सा ईयर रहा होगा, चलिए जल्दी से मैसेज करके बताइए मैम ये ईयर रहा होगा, बताइए जल्दी से कौन सा ईयर रहा होगा। मैम ये जो ईयर है ये ईयर हमारा रहा होगा, लिखिए यहाँ पर, ठीक है जी। मैम ये 1920 ईयर रहा होगा। अब 1920 में कंपनी ने अनाउंस किया और अब है 1 मार्च, ये कौन सा ईयर रहा होगा, ये भी 1920 में ही कंपनी ने डिक्लेयर कर दी कि इस डेट को हम डिविडेंड बांटेंगे। ठीक है जी। अब बताइए कंपनी ने जो डिविडेंड एक्चुअल में बांटा है वो कब बांटा है, 18 अप्रैल को, 18 अप्रैल 2020, मतलब कि 2021 में बांटा है। बताइए कब टैक्सेबल होगा मैम, उस ईयर में टैक्सेबल होगा जहां पर कंपनी ने ये श्योर कर दिया कि ये डिविडेंड बांटा जाएगा, मतलब कि 1920 में टैक्सेबल हो जाएगा। आइए आगे। अब आपको एक बात मुझे और पढ़ानी है, बहुत बढ़िया बात है, ना मजा आ जाए तो कह देना। ये है एक कंपनी, आप सब जानते हो कंपनी क्या बांटती है मैम, कंपनी बांटती है डिविडेंड। किसको बांटती है, अपने शेयर होल्डर्स को। किसको बांटती है, अपने शेयर होल्डर को। देखो
जब कंपनी डिविडेंड बांटती है अपने शेयर होल्डर को तो कंपनी के ऊपर क्या लगता है, DDT, डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स। क्या लगता है, डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स। जो कंपनी डिविडेंड बांट रही है, जो कंपनी डिविडेंड बांट रही है उसको DDT भी भरना पड़ेगा। सपोज ये कंपनी 1 लाख रुपए का डिविडेंड बांट रही है। कितने लाख रुपए का डिविडेंड बांट रही है, 1 लाख रुपए का डिविडेंड शेयर होल्डर्स को बांट रही है। अब जो भी कंपनी की इनकम होगी उस पर तो स्लैब से इनकम टैक्स निकल ही आएगा, बिल्कुल निकल आएगा। सपोज कंपनी की 1 करोड़ की अदर इनकम्स आ रही हैं बिजनेस से, तो 1 करोड़ की इनकम पर तो जो आपका स्लैब रेट होगा वो लगेगा। लेकिन कंपनी ने ये जो 1 लाख रुपए का डिविडेंड बांटा है इसके ऊपर कंपनी क्या भरेगी, DDT। DDT का रेट क्या होता है, DDT का रेट होता है एट रेट 15% प्लस इस पे 12% का सरचार्ज लगता है प्लस 4% का एजुकेशन सेस लगता है। देख रहे हो क्यों कोई भी इंडिया में जल्दी से बिजनेस नहीं स्टार्ट करता, क्यों इंडिया में बाहर की कंपनीज इंडिया में आके बिजनेस क्यों नहीं स्टार्ट करती। ये तो इंडियन कंपनी का हाल है। फॉरेन कंपनी पे तो आप सब जानते हो इससे भी बड़ी मार पड़ती है, इससे भी बड़ी बड़ी मार पड़ती है, इससे भी बड़ा बड़ा टैक्स का भार पड़ता है। कोई क्यों आएगा, कोई क्यों आएगा। बात समझ आ रही है ना जी मैम। चलिए, तो बेसिकली अब कंपनी क्या करेगी, अपनी इनकम पर टैक्स भरेगी प्लस जो डिविडेंड बांट रही है उस पे भी ये वाले इतने % से टैक्स भरेगी। ओ माय गॉड। अब देखो कुछ केसेस में क्या, जनरली हर केसेस में ही ऐसा होगा। ध्यान से सुनना तो बात एक ही बार में समझ आ जाएगी, वरना कंफ्यूज हो जाओगे। ये जो कंपनी है ये शेयर होल्डर को डिविडेंड बांट रही है 1 लाख रुपए का। कितने का, 1 लाख का। सपोज मेरे को आपको कितने रुपए देने हैं, मान लो 1 लाख रुपए देने हैं, ठीक है जी। और अब क्या होगा, 1 लाख रुपए पर मुझे गवर्नमेंट को भी टैक्स भरना है कि नहीं भरना, जी बिल्कुल भरना है। निकालो इसके ऊपर कितना टैक्स बनेगा, 1 लाख इंटू 15%, इसमें ऐड कर दो 12% और इसमें ऐड कर दो 4%। बताइए कितनी फिगर आ रही है मैम। ये इनकम आ जाएगी 20,555 अराउंड, ऐसी कुछ आ जाएगी। पर ये देखो ये कॉन्सेप्ट गलत है। क्यों, अगर मुझे आपको 1 लाख रुपए देना है, ठीक है, प्लस गवर्नमेंट को मैं अलग से 20,000 का टैक्स दूंगी, ऑन एन एवरेज 20,000 मान लो, ठीक है, तो क्या मैं 20,000 अपनी पॉकेट से दूंगी, नो, मैं आप ही की वैल्यू में से 20,000 काट लूंगी ना। मैं क्यों अपनी पॉकेट से भरूंगी, भरना मुझे ही है। लेकिन जनरली कंपनी क्या करती है, इसका कोई लॉ नहीं बना कि वो इसका भार अपने शेयर होल्डर पे नहीं डाल सकती। वो यही करती है कि डिविडेंड का अमाउंट को रिड्यूस कर देती है। वो मैं फिर क्या बोलूंगी कि मुझे आपको 1 लाख रुपया देना है लेकिन उधर 20,000 मुझे गवर्नमेंट को भी देना है, तो अब मैं आपको कितने रुपए दूंगी, 80,000। कंपनी अपनी पॉकेट से क्यों भरेगी, कंपनी कभी अपनी पॉकेट से नहीं भरेगी। कंपनी क्या करेगी, अपने शेयर होल्डर का डिविडेंड घटा देगी। तो बेसिकली शेयर होल्डर को कंपनी ने कितने रुपए दिए, 80,000। कितने दिए, 80,000। एक सेकेंड, 80,000 मत लिखो, पूरी वैल्यू लिखो। 20,555 का टैक्स बन रहा है। 1 लाख में से 20,555 रुपए घटा दो, फिर बताओ कितना आएगा मैम। ये आ जाएगा 79,445 रुपीज कंपनी शेयर होल्डर को देगी। अब देखो शेयर होल्डर को थोड़ी पता है कि कंपनी पहले से ही इस पे DDT काट चुकी है। 1 लाख रुपए का अमाउंट तो कहीं दिखेगा ही नहीं, सीधे कंपनी के अकाउंट्स में लिखा आएगा 79,445 का जो डिविडेंड है वो किसको दिया गया है, शेयर होल्डर्स को दिया गया है। बताइए ऐसा लिखा होगा क्या कंपनी के अकाउंट्स में, बताइए जल्दी से मैसेज कीजिए। मैम कंपनी के अकाउंट्स में 1 लाख की ट्रांजैक्शन कहीं नहीं दिखेगी, सीधे दिखेगी कि 79,445 रुपीज कंपनी ने शेयर होल्डर्स को बांटे कि नहीं, जी मैम बांटे। अब क्या होगा, ये तो नेट वैल्यू है कि नहीं, जी मैम ये तो नेट वैल्यू है। अब आपको क्या निकालना पड़ेगा, ग्रॉस वैल्यू निकालनी पड़ेगी, बैक कैलकुलेशन करना पड़ेगा। और ग्रॉस वैल्यू आप कैसे निकालोगे, 79,445 डिवाइडेड बाय, इसमें से क्या माइनस कर देना, टैक्स। टैक्स आपने कितने % लगाया था, जल्दी से बताइए मैम।
हमने लगाया था इसमें से 15% का हमारा टैक्स था, 12% का हमारा सरचार्ज था और इसमें हमारा 4% का हायर एजुकेशन सेस था। 100 में से इतना टैक्स माइनस कर दोगे तो जो बची कुची वैल्यू है वो ही तो इसके इक्वल की है। यस, तो जो बची कुची वैल्यू को जब इससे डिवाइड करोगे तो आपको 1 रुपए की वैल्यू पता लग जाएगी। 1 रुपए पर कितना, फिर इसको इंटू कर देना। आप किससे इंटू कर देना, टैक्स के अमाउंट से इंटू कर देना, फिर आपको पता लग जाएगा कि टैक्स का अमाउंट कितना। बात समझ आई कि नहीं मैम, सच्ची बता रहे हैं, एक वर्ड नहीं समझ आया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अब आ जाओ, बढ़िया करेंगे एग्जाम्पल के साथ। 1150 बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। एनी अमाउंट डिक्लेयर, डिस्ट्रीब्यूटेड और पेड, चाहे डिक्लेयर किया हो, चाहे डिस्ट्रीब्यूट किया हो, चाहे पे किया हो, किसके द्वारा, कीवर्ड है, हाईलाइट करो, बाय अ डोमेस्टिक कंपनी। डोमेस्टिक कंपनी के द्वारा बांटा जा रहा है, फॉरेन कंपनी के द्वारा नहीं। बाय वे ऑफ डिविडेंड रेफर्ड इन सेक्शन नंबर 115 ऑफ वेदर इंटरिम और अदरवाइज कोई सा भी डिविडेंड डजंट मैटर। कंपनी को डीडीटी भरना पड़ेगा, 15% से भरना पड़ेगा। अब पढ़ो ध्यान से। द रेट ऑफ 15% इज टू बी अप्लाइड ऑन द सम टोटल ऑफ डिविडेंड अमाउंट। ये जो 15% है ये किस पर लगेगा, सम टोटल ऑफ डिविडेंड अमाउंट एंड द अमाउंट एडिशनल इनकम टैक्स। द अमाउंट ऑफ नेट डिविडेंड पेड टू द शेयर होल्डर इज रिक्वायर्ड टू बी ग्रॉस अप। हमने वहां पर जो भी नेट डिविडेंड पे किया था शेयर होल्डर को, 79,000 का किया था, उसको हमें क्या करना पड़ेगा, ग्रॉस अप करना पड़ेगा। क्योंकि देयरफॉर डिटरमाइनिंग द अमाउंट ऑफ बेसिक सीडीटी एंड डीडीटी पेबल। सीडीटी मतलब बताइए जल्दी से, सीडीटी मतलब कॉर्पोरेट डिविडेंड टैक्स, डीडीटी मतलब डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स। हमने नेट अमाउंट से ग्रॉस अमाउंट क्यों बनाया, इसलिए बनाया क्योंकि हमको सीडीटी और डीडीटी निकालना पड़ेगा। और सीडीटी और डीडीटी किस पर लगेगा, नेट पर लगेगा या ग्रॉस पर लगेगा, ग्रॉस पर लगेगा। इन्होंने वही चीजें यहाँ बोली हैं। तो बेसिक सीडीटी डीडीटी की लायबिलिटी कैसे निकालोगे, डिविडेंड का अमाउंट जो भी शेयर होल्डर को मिला वो कितना होगा, क्या वो 100% होगा, नो मैम, उसमें से टैक्स तो ऑलरेडी माइनस होगा। तो 100 माइनस 15% कर देना, तो आपको बैलेंस पार्ट की वैल्यू मिल जाएगी, यानी कि 1 रुपए की वैल्यू मिल जाएगी। जी मैम, फिर उस 1% की वैल्यू मिल जाएगी जी, फिर उसको 15 से इंटू कर देना तो टैक्सेबल वैल्यू आपके पास आ जाएगी। चलो, सरचार्ज एंड 12% एंड हेल्थ एजुकेशन सेस 4% इज टू बी एडेड टू द बेसिक सीडीटी लायबिलिटी अराइव बाय द फाइनल सीडीटी लायबिलिटी। अब जो वैल्यू आएगी उसमें ये 4% और 12% का अमाउंट आप ऐड कर देना। चाहे तो ऐसे कर देना, चाहे यहीं पे तीनों फिगर भी माइनस कर सकते हो जैसे मैंने करके दिखाया था, बट ऐसे कर देना, ऐसे बहुत सिंपल है। According the effective rate of CDT, DDT, AIT at the amount dividend would be this. Effective rate क्या निकलेगा, ये निकलेगा। कैसे निकला, 15% में 12% और 3% इसमें ऐड कर देना। एक एग्जाम्पल है बहुत बढ़िया, आओ देखते हैं। The amount of dividend declared by XYZ Limited 1 लाख। ओ माय गॉड, डिविडेंड कितना डिक्लेयर किया गया, 1 लाख। 1 लाख शेयर होल्डर को जा रहा है। बताइए ये 1 लाख नेट होके जा रहा होगा कि नहीं, जी मैम नेट होके जा रहा होगा। एक्चुअल में कंपनी इतना डिविडेंड देना चाहती होगी क्या, नहीं मैम, ज़्यादा देना चाहती थी, पर कंपनी को दिखा ओ माय गॉड कंपनी को तो डायरेक्ट वो डीडीटी पे करना है, जिसकी वजह से कंपनी ने शेयर होल्डर का अमाउंट रिड्यूस कर दिया। क्या कर दिया, रिड्यूस कर दिया। तो बेसिकली अब इनको क्या निकालना पड़ेगा, नेट का ग्रॉस अप करना पड़ेगा। ये नेट अमाउंट है, नेट का ग्रॉस अप किया, 85 से डिवाइड किया, 15 से इंटू किया, तो इनके पास क्या निकल के आ गया मैम, इनके पास निकल के आ गया कि कितना डीडीटी बनना चाहिए। इस डीडीटी को 12% और 4% से बढ़ा देना। ठीक है मैम, अब सुनो हुआ क्या होगा। ये जो डिविडेंड होता है जिस पर कंपनी डीडीटी भर देती है, उतना हिस्सा शेयर होल्डर्स के हैंड्स में एग्जाम्प्ट हो जाता है। अब शेयर होल्डर को इस पर टैक्स भरने की जरूरत नहीं है। अंडर सेक्शन 1034 ये जो अमाउंट है ये शेयर होल्डर्स के हैंड्स में क्या हो जाता है, एग्जाम्प्ट। आइए आगे बढ़ते हैं। एनी रेजिडेंशियल असेसी, बहुत इंपॉर्टेंट बात बताने जा रही हूँ, ध्यान से सुन लेना। कोई भी रेजिडेंशियल असेसी हैं अदर देन कंपनीज, अदर देन रजिस्टर्ड चैरिटेबल ट्रस्ट, अदर देन स्पेसिफाइड इंस्टीट्यूशन, मतलब बचा कौन, HUF बच गई, फर्म बच गई, इंडिविजुअल बच गए,
अगर इनको जो डिविडेंड रिसीव हो रहा है कंपनी से वो डिविडेंड 10 लाख रुपए से ज़्यादा है, कितने रुपए से ज़्यादा है, 10 लाख रुपए से, 10 लाख तक की तो एग्जाम्पशन है, लेकिन अगर वो अमाउंट 10 लाख रुपए से ज़्यादा है तो उसके ऊपर इन शेयर होल्डर को भी 115 BBDA के अंडर @ 10% से डिविडेंड भरना, सॉरी टैक्स भरना पड़ेगा। मैम सच्ची बता रहे हैं, बात नहीं समझ आई, सुनो। ये कंपनी है, ये कंपनी डिविडेंड बांट रही है। आप सब जानते हो कि कंपनी को DDT भरना पड़ता है, लेकिन ये ये डिविडेंड इनकम शेयर होल्डर्स के हैंड्स में क्या हो जाती है, एग्जैम्प्ट हो जाती है। लेकिन कब तक एग्जैम्प्ट होती है, जब ये डिविडेंड 10 लाख रुपए तक का है तब तक ही एग्जैम्प्ट होगा बस। लेकिन 10 लाख रुपए से ज़्यादा का डिविडेंड अगर शेयर होल्डर को मिल रहा है तो फिर शेयर होल्डर को भी टैक्स भरना पड़ेगा। मैम यानी कि अगर कंपनी 10 लाख से ज़्यादा का डिविडेंड बांट रही है शेयर होल्डर में, तो क्या कंपनी DDT तब भी भरेगी? जी हाँ, जब कंपनी भी DDT भरेगी और शेयर होल्डर भी 10% का उस पर टैक्स भरेंगे। आ जाइए वापस। अदर शेयर होल्डर के हैंड्स में डिविडेंड फुल्ली एग्जैम्प्ट है, मतलब कि कंपनी के हैंड्स में फुल्ली एग्जैम्प्ट है, रजिस्टर्ड चैरिटेबल ट्रस्ट के हैंड्स में एग्जैम्प्ट है, अदर स्पेसिफाइड इंस्टीट्यूशन के हैंड्स में भी एग्जैम्प्ट है। 1150 is applicable only on domestic company. Foreign company are not liable to pay tax, CDT, DDT on dividend distributed to its shareholder. Exemption under section 1034 is not available to dividend received from foreign companies. Such dividend is taxable income from other source at a normal rate. मैम क्या बोल रहा है, ये समझ नहीं आया, सुनो। कि अगर कोई फॉरेन कंपनी है, कौन है, फॉरेन कंपनी, अगर फॉरेन कंपनी शेयर होल्डर्स में डिविडेंड बांट रही है तो उस केस में फॉरेन कंपनी को DDT नहीं भरना लाइक डोमेस्टिक कंपनी। इस केस में शेयर होल्डर खुद अपना टैक्स भरेंगे। ये डिविडेंड शेयर होल्डर्स के हैंड्स में एग्जैम्प्ट नहीं होगा। यहाँ पर 10 लाख तक की कोई एग्जाम्पशन लिमिट नहीं है। शेयर होल्डर खुद टैक्स भरेंगे। मैम किस रेट से टैक्स भरेंगे, नॉर्मल वही स्लैब रेट लगेगा। ये इनकम इनकी IUS का पार्ट बनेगी और IUS की इनकम पर स्लैब रेट लगता है, वही रेट लग के चलेगा। आ जाइए आगे बढ़ते हैं। बात आती है 115 BBDA। मैम 115 BBDA तो अभी आपने कराया था, हाँ कराया था, मैंने उसमें बोला था कि ये जो डिविडेंड रिसीव करते हैं अगर 10 लाख रुपए से ज़्यादा होता है तो शेयर होल्डर को टैक्स भरना पड़ता है। अब इसको समझेंगे डिटेल में। किस पर एप्लीकेबल होगा, आप सब जानते हो ये सेक्शन कंपनी पे एप्लीकेबल नहीं है, फंड ट्रस्ट इंस्टीट्यूशंस पे एप्लीकेबल नहीं है, इंडिविजुअल पर एप्लीकेबल है, HF पर एप्लीकेबल है, रेजिडेंट ऑफ इंडिया पर एप्लीकेबल है। नेचर ऑफ इनकम बताइए यहाँ पर कि जो भी एलिजिबल SSC होगा अगर वो 10 लाख से ज़्यादा का डिविडेंड रिसीव करता है, The dividend includes dividend received by the assessee on nature covered 222A, B, C, D। यहाँ पर जो आप नॉर्मल डिविडेंड रिसीव करते हो वो भी उसकी वैल्यू में A, B, C, D की वैल्यू मिलाई जाएगी, पर जो E वाला होता है 222E वाला होता है उसको यहाँ पर नहीं मिलाया जाएगा। क्यों मैम, 222 यहाँ पर नहीं कवर होगा। 222 का एक अलग ही मैटर है, समझाऊंगी जब वो चीज़ पढ़ाऊंगी। अभी इतना जान लो कि अगर शेयर होल्डर को डिविडेंड मिल रहा है, अगर वो 10 लाख रुपए से ज़्यादा है तो शेयर होल्डर को उस पर 10% का टैक्स शेयर होल्डर को उस पर क्या करना पड़ेगा, 10% का टैक्स उसके ऊपर भरना पड़ेगा। वो डिविडेंड शेयर होल्डर्स के हैंड्स में एग्जैम्प्ट नहीं है। उस डिविडेंड की अमाउंट की कैलकुलेशन करने के लिए A, B, C, D को भी उसमें मिलाएंगे। आइए आगे बढ़ जाते हैं। रेट ऑफ टैक्स कितना होगा बताया, अभी 10% का रेट ऑफ टैक्स होगा। क्या मैम कोई खर्चों की डिडक्शन मिलेगी? नो, इसमें कोई भी खर्चा आपको नहीं मिलेगा। इस इनकम में से कोई सा भी खर्चे की डिडक्शन आपको नहीं मिलेगी। इन केस एनी अदर असेसी दैट इज नॉट कवर्ड अंडर सेक्शन BBDA एंटायर डिविडेंड इज एग्जाम्प्ट अंडर सेक्शन 1034। मतलब किसके हैंड्स में एग्जाम्प्ट है, कंपनी अदर इंस्टीट्यूशंस के हैंड्स में एग्जाम्प्ट है। बात समझ आई कि नहीं? जी मैम अब हमको ये बात समझ आ रही है। आ जाइए एक एग्जाम्पल करते हैं। A लिमिटेड, A domestic company declared dividend of 170 लाख फॉर द ईयर फाइनेंशियल ईयर 1920। कोई ये कंपनी है, इसने 170 लाख का डिविडेंड डिक्लेयर कर दिया ईयर 1920 में एंड डिस्ट्रीब्यूटेड द सेम, और सेम ईयर में इसको डिस्ट्रीब्यूट भी कर दिया। मिस्टर एक्स होल्डिंग 10% शेयर्स इन A लिमिटेड रिसीव 17 लाख इन जुलाई
2009, वेरी गुड। मिस्टर वाई ने भी होल्ड कर रखा है 5% शेयर्स, रिसीव इतने लाख का डिविडेंड, ठीक है। डिस्कस द टैक्स इम्प्लीकेशन इन द हैंड्स ऑफ मिस्टर एक्स एंड मिस्टर वाई, अज्यूमिंग दैट मिस्टर एक्स एंड मिस्टर वाई हैव नॉट रिसीव डिविडेंड फ्रॉम एनी अदर डोमेस्टिक कंपनी ड्यूरिंग द ईयर। सभी कंपनी से मिलने वाले डिविडेंड को एग्रीगेट कर दिया जाता है 10 लाख की लिमिट को चेक करने के लिए। चलो सबसे पहले बात करते हैं, द डिविडेंड 1,70,000 डिक्लेयर किया गया था 1920 ईयर में, तो ये कौन से ईयर में टैक्सेबल हो जाएगा? 1920 में। अब बात करते हैं पहले एक्स की। एक्स को जो डिविडेंड मिला है बताइए कितना मिला है मैम? 17 लाख मिला है, बट आप सब जानते हो अप टू 10 लाख एग्जाम्प्ट होता है, यस। तो जो 7 लाख का डिविडेंड मिला है एक्सेस ऑफ 10 लाख, उस पर 10% का टैक्स लगेगा, यस। और क्या लगेगा? एजुकेशन सेस लगेगा 4% का। नेक्स्ट, वाई को जो डिविडेंड मिला है 8.5 लाख का, वो तो 10 लाख की लिमिट के अंडर में आ जाएगा, तो अंडर सेक्शन 1034 वो क्या हो जाएगा? एग्जाम्प्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, चलिए जी, अभी हमारा ये टॉपिक यहाँ पर खत्म हुआ। अभी मुझे अब आपको पढ़ाना है 222 की सीरीज वाले डिविडेंड्स पढ़ाने हैं, बट अभी मैं इस वाली क्लास को यहीं पे स्टॉप कर रही हूँ। हम करते हैं इसको नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट करेंगे। 222 की सीरीज समझेंगे, उसमें मेरे को बहुत डिटेल डिस्कशन आपको कराना पड़ेगा, बहुत इंपॉर्टेंट है उसमें 222 ही। नेक्स्ट क्लास में हम उसको करेंगे। ये क्लास में यहीं पे अभी ओवर करती हूँ। बाय बाय, टेक केयर।